हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इंडिया। यदि अपन ब्रॉडली देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है इंडिया में लगातार गिर रही है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पावर जनरेशन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में बहुत सारे नए चैलेंजेस आ चुके हैं। इस वजह से एक्सपेक्टेड है कि सेंटर बहुत ही जल्दी इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक नई पॉलिसी को जल्दी लाएगा। तो इस वीडियो में अपन डेप्थ में बात करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी इंडिया में क्या स्टेटस होल्ड करता है, ओवरऑल पावर जनरेशन में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ओवरऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और फाइनली नए पॉलिसी में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में प्रेजेंटली कितना है। तो क्लोज टू 52 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। वहीं यदि अपन देखें तो 18 गीगावाट ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है या तो अदरवाइज ऑन टेबल्स हैं जिसमें फ्यूचर में किया जाएगा, यानी कि 70 गीगावाट क्लोज टू अभी चल ही रहा है। इतना ही कुछ यदि अपन देखें 2030 का टारगेट, तो इसी से थोड़ा सा ज्यादा 78 गीगावाट का टारगेट है। दैट इज व्हाट इज द सिनेरियो। लेकिन जहां टारगेट बढ़ रहा है वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलरली देखा गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरेशन कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस फाइनेंशियल ईयर में 14% फॉल हुआ है एचईपी के जनरेशन में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बारिश कम हुई है, पर्टिकुलरली ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ एल नीनो। साथ ही साथ जो बारिश हुई है वो इरेगुलर रही है और मेजर एचईपी एरियाज में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एरियाज में जो प्रेसिपिटेशन है वो कम हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इस वजह से देखा गया है कि एचईपी कम हुआ है। साथ ही साथ कुछ कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं रेगुलरली, जैसे कि इस बार सिक्किम में एक पूरा का पूरा एचईपी बह गया। उसके पहले यदि अपन बात करें तो तपोवन एचईपी बह गया था, एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। यानी कि जो डिजास्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एचईपी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को हैम्पर कर रहे हैं, डीरेल कर रहे हैं। अब यदि अपन समझें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो 2008 में थी, यानी ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नहीं थी, पॉलिसी अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपन समझेंगे कि इस पॉलिसी में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इस वजह से एक नई पॉलिसी की जरूरत है। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, जो 2008 की पॉलिसी थी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स थे। हालांकि आउटडेटेड पॉलिसी है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है, बट यदि अपन नए पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो पुरानी पॉलिसी में क्या लैकुना है और क्या मेजर प्रोविजंस हैं उसको बात करने के बाद ही अपन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि जब भी कोई अलॉटमेंट होता है कि डेवलपमेंट किया जाएगा एचईपी का किसी प्राइवेट प्लेयर को, तो वो प्लेयर को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाई गई थी। इसमें मेजर एम था ताकि जो करप्शन और ब्राइबरी देनी पड़ती है उससे कमी हो और ये सेक्टर को जनरली इंसेंटिवाइज किया जाए। सेकेंड मेजर है प्रोजेक्ट डेवलपर्स को अपनी कॉस्ट जो इनिशियल लगाई उसके लिए जो पैसा लगा वो रिकवर करने की फ्रीडम दी गई। यदि आप देखोगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने में बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। फॉर एग्जाम्पल ना सिर्फ एक लैंड लगेगी, बट नॉर्मली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ सिचुएटेड होता है, इनएसेसिबल या रिमोट एरियाज में सिचुएटेड होता है। इस रिमोट एरिया को एसेस करने के लिए आपको रोड्स लगेंगी, आपको ब्रिजेस लगेंगे, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? तो जो डेवलप करता है एचईपी वो ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है। यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कॉस्ट नॉर्मली कौन बेयर करता है? द प्रोजेक्ट डेवलपर ही। यदि जब फाइनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट करने लगे पावर, तो जो टैरिफ होगी दैट टैरिफ वुड एसेंशियली डिसाइड कि क्या ये कॉस्ट रिकवर्ड है कि नहीं। यानी कि फ्रीडम टू सेट अप द टैरिफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक ब्रॉड रेंज ऑफ लिमिट मिली थी जिसके अंदर एचईपी प्राइवेट प्लेयर्स को टैरिफ सेट करने की परमिशन मिली थी। दिस वाज द मीनिंग, ताकि ये
जो सिंक इन कॉस्ट है वो रिकवर कर जा सके। नेक्स्ट यदि अपन देखें, स्पेशल इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि सेटअप किया जाए। ये किस तरीके से कि 40% जो सेल है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की कंपनीज या इनबाउंड सेल्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। दैट वाज द आइडिया, ताकि इन्वेस्टर्स एचईपी की तरफ पुल्ड आउट हो, की तरफ इन्वेस्ट करना ध्यान दें। लेकिन यदि अपन देखें इसके बाद भी अभी क्यों एक नई पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले अपन समझते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कितना कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल हमारे पावर मैट्रिक्स में। तो यदि 2010 की पिक्चर देखें तो ये था क्लोज टू 22%, लेकिन यदि आप आज की डेट में देखोगे तो ये 12% हो गया, यानी कि इट हैज बीन क्लोज टू हाफ। हाइड्रो लगभग हाफ कैपेसिटी हो गया ओवरऑल पावर मैट्रिक्स में। अब इसमें यदि आप देखोगे तो कोल लगभग सिमिलर रहा है और न्यूक्लियर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। डीजल, लिग्नाइट ये जो है नॉर्मली खत्म हो गए हैं अब, लेकिन जो मेजर चेंज आया है वो रिन्यूएबल में आया। तो रिन्यूएबल फ्रॉम 10% के आसपास 24% तक बढ़ चुका है, ये मेजर चेंज आया। यानी कि कंपेयर टू द अदर सेगमेंट, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल, हाइड्रो क्या हो रहा है, कम गिर रहा का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है कम हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या हाइड्रो रिन्यूएबल है कि नहीं। तो हाइड्रो जो है इंडिया में एक सर्टेन लिमिट तक ही रिन्यूएबल माना जाता है। नॉर्मली जो अपन हाइड्रो पावर प्लांट्स बात करते हैं वो बड़ी स्केल की बात करते हैं, उन्हें एमएनआरई रिन्यूएबल एनर्जी यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस जो एनर्जी है मिनिस्ट्री, वो इसे रिन्यूएबल में क्लासिफाई नहीं करती है। दैट इज द आइडिया। तो यदि अपन देखें तो ये जो फॉल आया फ्रॉम क्लोज टू 22% से 12% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इन द पावर मैट्रिक्स, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले क्या है जो अपन ने ऑलरेडी बात करी कि डेवलपर को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है और उसकी कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है। ये एक मेजर चैलेंज है, कॉस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से। दूसरी क्या है, सेंटर और स्टेट बहुत बार अलग अलग पेजेस में रहते हैं। सेंटर चाहती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलप हो, स्टेट में क्या होते हैं, लोकल प्रोटेस्ट होते हैं, इस वजह से स्टेट पॉलिटिकली कॉन्शियस हो जाता है। लैंड का इशू जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, इस वजह से एक कंटेंशियस इशू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्रोजेक्ट की अपन बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले भी अपन ने एक वीडियो देखा था इस पे, अपर सियांग जो अरुणाचल में प्लान कर रहे हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है बट लोकल इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन हमेशा प्रोजेक्ट को डीरेल कर देता है। फाइनली यदि अपन देखें कुछ मेजर इश्यूज हैं एचईपी, जैसे लैंड एक्विजिशन, पूरी लैंड एक्वायर करना पड़ता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि पूरी की पूरी लैंड सबमर्ज्ड हो जाती है, खासकर रिमोट एरियाज में पूरे के पूरे यदि देखा जाए तो ह्यूज एरियाज में लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट रहती है, वो सबमर्ज हो जाती है, तो उनका क्लियरेंस पाना एक मेजर इशू है। इस वजह से आप देखोगे हमेशा, चाहे वो तेहरी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या अभी का अपर सियांग, हर एचईपी कहीं ना कहीं किसी स्टेज में ट्रबल में रन किया है। यदि अपन देखें ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यदि इंडिया को अपना रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है 450 गीगावाट जो इंडिया ने ग्लासगो में माना था, डिक्लेयर किया था, उससे पूरा करना है, तो उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक मेजर रोल आएगा। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल के साथ पर्टिकुलरली विंड और सोलार के साथ क्या इशू आता है, ये इंटरमिटेंट होते हैं, ये वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इनका प्रोडक्शन होगा कि नहीं। ऐसी सिचुएशन में यदि ग्रिड की स्टेबिलिटी चाहिए ताकि पीक लोड भी मिल सके, तो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उसका काम करता है। मान लीजिए जैसे कि जो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलार प्लस विंड। अब होगा क्या, मान लीजिए दिस इज द पीक कैपेसिटी, वी आर एज्यूमिंग दैट सोलार कभी पूरा हो जाएगा, हालांकि पूरा होगा नहीं, तो दिस इज द पीक लोड रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर जहां पर हाइड्रो से लोड पूरा नहीं होगा, तो दिस लोड कुड बी फुलफिल्ड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसी वजह से इसका रेलेवेंस है।
यदि इसके अलावा देखें तो ये रीजनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैसे यदि प्ले करेगा, तो पर्टिकुलरली यदि अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखें तो दो मेजर एरियाज आते हैं जो कैपेसिटी ज्यादा है। एक बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और दूसरा बोलेंगे उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। या तो आप एक में बोलो तो हिमालयन स्टेट्स में ज्यादा कैपेसिटी है। अब यदि आप नॉर्थ ईस्ट के सेंस से सोचो तो बहुत बैकवर्ड है। यदि किसी प्रोजेक्ट में इनको एक मेजर स्टेक होल्डर मिल गया प्रोजेक्ट में, प्लस उन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो आप सोचो ये पावर प्लांट कितना ज्यादा डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है इस रीजन को। इस वजह से ये बेनिफिशियल है और इसी वजह से रीजन को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपन इसी में स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट घुसा दे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो क्या है, बॉर्डर स्टेट्स। तो बॉर्डर स्टेट्स में जैसे कि उत्तराखंड में एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है जहां डीपॉपुलेशन हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने गांव को छोड़ के सिटीज में माइग्रेट हो जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे गांव खाली पड़ जा रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी इंप्लीकेशन भी आ रही है। यदि ऐसे एरिया में अपन डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी करें उस एरिया की, तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। इस वजह से रीजनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बेनिफिट है। साथ ही साथ हाइड्रो पोटेंशियल जो बहुत सब्सटैंशियल है, लगभग 100 गीगावाट की पोटेंशियल है इंडिया में, वो यूटिलाइज होगी यदि अपन एक नई पॉलिसी बनाते हैं। इसके बाद जो 100 गीगावाट की पोटेंशियल बात की है, फाइनली यदि अपन देखें इसके कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करना, यदि हमें एचईपी को ग्रो करना है, ये तो अपन समझ गए ये भारत की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो इन चैलेंजेस के लिए के बाद भी इन्वेस्टर को फायदा दे कि वो इन्वेस्ट करे। दैट इज द मेजर मोटो। इन्वेस्टर को फायदा मिलेगा तभी वो इन्वेस्ट करेगा। तो एक बहुत लंबा टाइम लगता है, क्लोज टू 7 years। वन ऑफ द वेरी कॉस्टली, 1 million पर मेगावाट प्रोडक्ट मिलता है, फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो अपन ने बात की। यदि अपन देखें अभी एक जो मेजर चैलेंज बन रहा है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को लगातार पुश मिली है, तो जहां पर सोलार और विंड का जो टैरिफ है वो घट रहा है, ये रिन्यूएबल का टैरिफ घट रहा है, वहीं कंपेयर हाइड्रो का टैरिफ बढ़ रहा है। दिस इज सोलार एंड दिस इज हाइड्रो, यानी कि सोलार रिलेटिवली महंगा नहीं बल्कि सस्ता हो रहा है, वेलस हाइड्रो महंगा हो रहा है। जैसे कि हाइड्रो का आज की डेट में एवरेज 3.3 पर यूनिट कॉस्ट आता है, वहीं सोलार लगभग आप देख लो 2 के आसपास है, 2 रुपीज पर यूनिट। यानी कि सोलार यदि बनता है तो जो डिस्कॉम्स खरीदती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज खरीदती हैं, उन्हें सस्ता मिल जाता है, तो दे आर प्रेफरिंग सोलार और अदर रिन्यूएबल ओवर हाइड्रो। इस वजह से इस टैरिफ डिस्टॉर्शन को भी एड्रेस करने की जरूरत है यदि हमें एचईपी को आगे बढ़ाना है और अपने पावर मैट्रिक्स में बढ़ते हुए देखना चाहिए। इसके अलावा एक मेजर जो अपन बात की है स्ट्रैटेजिक, जैसे कि यदि अपन बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो दोनों के बीच इंडस वाटर सिस्टम कॉमन है। तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो चुकी है। इंडस वाटर ट्रीटी ये 1960 में साइन हुई थी, जिसके तहत इंडिया को 3 रिवर्स का फ्लो मिला है, CJI यानी कि चेनाब, झेलम और इंडस। इनमें इंडिया यूज कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकता है, और बाकी जो 3 रिवर्स हैं ऑन द वेस्ट साइड, उसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकता है। यानी बिना स्टोर किए इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स डेवलप कर सकता है, इवन ऑन द वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान को अलॉटेड है। लेकिन इसके बाद भी यदि अपन देखें तो इंडिया इस कैपेसिटी को बहुत कम यूटिलाइज कर पाया है। यदि अपन यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक गेन आ जाएगा। कम से कम हम डरा सकते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर। जैसे चाइना हमेशा अपर राइपेरियन होने की वजह से हमें थ्रेटन करते आया है, हमारे साथ डेटा शेयर नहीं करता है। तो ऐसा ही यदि अपन चाइना के साथ देखें तो चाइना क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा में एक मेगा डैम बना रहा है। इसके कंपैरिजन में इंडिया ने भी एक प्रपोज किया है, अपर सियांग प्रोजेक्ट प्रपोज किया है। ये एक कंट्रोल करेगा फैक्टर को कि अचानक से चाइना पानी रिलीज कर दे तो नीचे बाढ़ ना आ जाए इंडिया के
एरियाज में, स्टेट्स में। इस वजह से स्ट्रैटेजिक पर्पस से भी हम किसी दूसरे अपर राइपेरियन स्टेट, पर्टिकुलरली चाइना से हम डोमिनेट ना हो पाए, इसलिए भी एचईपी और डैम्स का रेलेवेंस है। तो फाइनली यदि एक नई पॉलिसी सरकार बनाती है तो उन्हें किन किन मुद्दों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले इंसेंटिव्स फॉर द डेवलपर। इंसेंटिव्स बोले तो उन्हें आउटपुट मिलना चाहिए, यानी कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो आना चाहिए। लॉन्ग टर्म में उनको इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट होना चाहिए। कुछ और बेनिफिट्स देना चाहिए, जैसे कि आप शेयर कर सकते हो सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कर सकते हो, ताकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में रहे वो सरकार दे दे, या कुछ इंसेंटिव दे दो कि आधा लाइक ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट कर सकते हो। सिमिलरली जो अपन ने टैरिफ की बात करी, टैरिफ को रैशनलाइज करने की जरूरत है, एंड पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की भी जरूरत है। अब पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्या कॉन्सेप्ट होता है? नॉर्मली यदि देखें तो एचईपी जो बनता है, सपोज दिस इज अ रिवर फॉलिंग, तो यहां पर एक डैम रहता है और यहां से पावर जनरेशन होता है। इस डैम पर वाटर रिजर्वियर पर स्टोर किया जाता है वाटर, फिर फाइनली रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यदि पंप स्टोरेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, दो स्टोरेज लेवल होते हैं, दो रिजर्वियर होते हैं। एक रिजर्वियर लोअर लेवल पर रहा एंड द सेकेंड रिजर्वियर इज एट द अपर लेवल। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी कम रही, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम रही, तब क्या किए, यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी ये वाटर को यहां पर ट्रांसफर कर दिया, ऊपर वाले में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसकी हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है, देयरफॉर ऊपर ट्रांसफर करने में क्या हुआ, अपन रियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर करें। फिर जब एनर्जी का लोड बढ़ेगा तो इस डैम से, इस रिजर्वियर से नीचे पानी बह दिया जाएगा और फिर फाइनली उसे टरबाइन से पावर जनरेट किया जाएगा। दिस इज अ टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प लेके अपन और फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं पावर में। और साथ ही साथ जितने भी इश्यूज हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस, तो ये करने के बाद आप फास्टर क्लियरेंस दो, पर्टिकुलर नॉर्म्स बना दो, ईआईए के लिए क्लियर प्रोटोकॉल्स बना दो, ताकि इन्वेस्टर का पैसा लंबे समय तक ना फंसे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की ट्रू पोटेंशियल इंडिया में रियलाइज हो सके। दिस इज द क्रक्स वी आर टॉकिंग अबाउट। यदि अपन इसी को समझते हैं तो एचईपी की कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन इस लिमिट्स के बाद भी बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, पर्टिकुलरली यदि अपन बात करें इंडिया को रिन्यूएबल टारगेट्स और नेट जीरो की तरफ बढ़ना है तो। देयरफॉर जरूरत क्या है, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की वाया द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एड्रेसिंग द रूट कंसर्न्स ऑफ द लोकल पीपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और लोकल सपोज कर रहे हैं, तो इस आप सही टाइम पर सब कुछ प्रोवाइड कर दो, नहीं होगा इशू। रिहैबिलिटेट कर दो, उन्हें नई लैंड दे दो, प्रॉपर री इंटीग्रेट कर दो बाजू वाले एरिया में जहां पर लैंड प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरीके के पॉलिसी मेजर्स की जरूरत है। दिस इज हाउ विल कंक्लूड दिस आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।